तो चलिए हम थोड़ा जानते हैं एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन के बारे में। इनके कितने भी प्रूफ है, इसके कितने जितने भी प्रूफ है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो इसका पहला जो है एविडेंस वो है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस यानी कि स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर की बात करें तो दो क्लासेस हैं जिनके हम लोग स्ट्रक्चर की बात कर सकते हैं। कौन से? प्लांट्स और एनिमल्स। एनिमल्स में मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस में क्या सिमिलरिटी आती है और वो किस तरह से प्रूफ होता है वो पढ़ते हैं, और सेम एज इन प्लांट्स। अब स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे हम लोग बात करें सिमिलैरिटीज इन स्ट्रक्चर्स की। तो एनिमल्स में सिमिलैरिटीज किस तरह की होती हैं? पोजीशन ऑफ आइज, पोजीशन ऑफ आइज सिमिलर होते हैं कि नहीं होते हैं? पोजीशन ऑफ आइज सिमिलर होते हैं डॉग में, फॉक्स में, कैट में वगैरह वगैरह। और स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्ट्रिल, स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्ट्रिल, उनकी नाक, स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्ट्रिल, ईयर पिना, ईयर मसल्स, और थिक हेयर ऑन बॉडीज होते कि नहीं? बहुत सारे एनिमल्स में थिक हेयर ऑन बॉडी होते हैं, ऑलमोस्ट सब में थिक हेयर्स ऑन बॉडी। और प्लांट्स में क्या सिमिलैरिटीज होती हैं? लीफ वेनेशन, लीव्स में आपने देखा रहेगा बीच में जो हमें शैडो जैसा दिखता है वेन्स की तरह, वो लीफ वेनेशन। वो बहुत ऑलमोस्ट हर प्लांट के लीव्स में वो सिमिलर रहता है, प्लांट और ट्री के। लीफ वेनेशन और क्या? लीफ पिटियोल, लीफ पिटियोल, लीफ शेप, लीफ शेप होता है ना सिमिलर बहुत सारे प्लांट्स और ट्रीज का। तो ये सारे जो प्रूफ्स हैं ये बताते हैं कि इन सब में जो सिमिलैरिटीज हैं वो ये प्रूफ करती हैं कि इनसे पहले जो भी चीज़ रहा होगा, इनसे पहले इनके जो एंसेस्टर्स रहे होंगे उनका ओरिजिन सेम होगा। हेंस इट प्रूव्स दैट दे हैव कॉमन ओरिजिन, दे हैव सेम ओरिजिन एंड एंसेस्टर्स। सो यहाँ पे हमारा मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस समझ में आया होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, खाली स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर है। मतलब कि कुछ जानवरों में और कुछ प्लांट्स में बहुत सारे स्ट्रक्चर वगैरह सिमिलर हैं, जिसकी वजह से हम ये प्रूफ कर पाते हैं कि इनके ओरिजिन जो हैं वो सेम रहे होंगे। देयर ओरिजिन मस्ट बी द सेम। तो अगर आपको लिखना है तो ये लिख लीजिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर यानी स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। क्या? स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। तो इंटरनल स्ट्रक्चर से हमें पता चलता है कि यहाँ पे कुछ भी फिजिकल नहीं है, इंटरनल ही है। इंटरनल यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स वगैरह। अब जैसे अगर हम बात करें, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं उसके बाद हम देखते हैं। कुछ एग्जांपल्स अगर हम लोग लेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर के, वो हो जाएंगे ह्यूमन हैंड, आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है। ह्यूमन हैंड, पटेजियम ऑफ बैट, कैट्स फोर लेग, फ्लिपर ऑफ व्हेल, अब ये चारों एग्जाम्पल हमने ले लिए हैं। ये कुछ बॉडी पार्ट्स के एग्जाम्पल हैं, कुछ चार अलग अलग डिफरेंट एनिमल्स के, ह्यूमन के, बैट के, कैट के और व्हेल के। तो इन चारों डिफरेंट स्पीशीज में चार डिफरेंट काम है, चारों अलग अलग काम है। बट इनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, इनके बोन्स का जो जॉइंट है, बोन्स का जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर है। अब कैसे सिमिलर है? क्योंकि इनके एंसेस्टर्स भी सेम रहे होंगे, इनका ओरिजिन भी सेम रहा होगा। ऑलमोस्ट सेम नहीं, बल्कि हम लोग कह सकते हैं कि इसमें बहुत टाइम लगा होगा। क्यों? क्योंकि इनके जो स्ट्रक्चर्स भी हैं वो दिखने में ऐसा हम लोग को सुपरफिशियल डिफरेंस नहीं दिखता है, बट डिफरेंस
सुपरफिशियल डिफरेंस नहीं दिखता है, सुपरफिशियल सिमिलैरिटीज भी नहीं दिखती हैं, बट इनके जो बोन्स के स्ट्रक्चर्स हैं, इन चारों के बोन की जो स्ट्रक्चर्स हैं वो हमें सिमिलर दिखते हैं, इन चारों के बोन के जो जॉइंट्स हैं वो हमें सिमिलर दिखते हैं। इसके लिए एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर भी एक तरह का बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है जिससे हम लोग इवोल्यूशन को प्रूव कर सकते हैं। ये भी एक तरह का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एविडेंस है। अगर आपको लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स के बारे में। वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या होते हैं? डीजेनरेटेड और अंडर डेवलप्ड यूजलेस ऑर्गन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज वेस्टिजियल ऑर्गन्स। यानी कि वो पार्ट्स, वो बॉडी पार्ट्स जो एक ऑर्गेनिजम्स के लिए यूजलेस हो चुके हैं वो होते हैं हमारे वेस्टिजियल ऑर्गन्स। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन पहले हम जान लेते हैं कि किस तरह से ये जो वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं हम ह्यूमंस के लिए यूजलेस हो जाते हैं। किस तरह से यूजलेस होते हैं? अब जैसे हम बात करें अपेंडिक्स की या फिर किसी और टेल बोन की, या हम लोग बात करें टेल की, किस तरह से मंकीज़ में था हमारे अंदर नहीं है, जबकि हम मंकीज़ से इवॉल्व होकर ह्यूमन में कन्वर्ट हुए हैं, लेकिन हमारे अंदर टेल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें उसका यूज़ नहीं था। जब ह्यूमन विथ इरेक्ट पोस्चर इवॉल्व हो चुके थे, मतलब वो ह्यूमन्स इवॉल्व हो चुके थे जो ज़मीन पे चलने लगे थे, एग्रीकल्चर का प्रैक्टिस करने लगे थे, वो सारे जो ह्यूमन्स थे वो टेल बोन का यूज़, वो टेल का यूज़ नहीं करते थे। उनको क्लाइंब वगैरह करना नहीं रहता था, उनको फीट पे चलना रहता था अपने, तो उन्हें टेल की ज़रूरत नहीं थी। तो धीरे धीरे जैसे जैसे उसका यूज़ ख़त्म होते गया, उसके आसपास जितने भी उसके नर्व सेल्स थे वो डिसेबल हो गए। यानी कि वो जो नर्व्स काम करते थे स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ के टेल बोन के थ्रू, वो डिसेबल हो गए, और जिसके बाद वो जो टेल था उसका यूज़ ख़त्म हो गया और धीरे धीरे वो डिसअपियर होने लगा। अब इस डिसअपियर के प्रोसेस में हज़ारों साल लग जाते हैं, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। तो ये जब थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं तो ये हम आज देख सकते हैं कि किस तरह से किसी और एनिमल में उसके फेस में वो ऑर्गन प्रेजेंट है और हमारे फेस में वो ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है। जैसे मंकी से ह्यूमन पे जब हम लोग इवॉल्व हुए थे तो मंकी वाले जो फेस में वो जो टेल था वो प्रेजेंट है, जो हम लोग अभी भी देख सकते हैं, लेकिन हमारे पास वो नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर से वो नहीं है, हमारे अंदर से वो एक्सटिंक्ट हो चुका है। तो ये है हमारा वेस्टिजियल ऑर्गन्स। इसके कुछ एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग। इसके कुछ एग्जांपल है अपेंडिक्स। अब अपेंडिक्स एक तरह का ऑर्गन है जो डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करता है। अगर हम लोग कोई हार्ड फूड इनहेल करते हैं, हार्ड फूड इनहेल करते हैं या फिर हम लोग खाते हैं तो उसे अपेंडिक्स के थ्रू हम लोग ज़्यादा आसानी से डाइजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ह्यूमन बॉडी में अब उसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है, तो अपेंडिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन एनिमल्स में जैसे कि काउज, बफेलोज या फिर किसी और एनिमल में जो रूमिनेंट एनिमल होते हैं उनमें इसका ज़रूरत पड़ता है। ह्यूमन्स को इसका यूज़ नहीं है, ह्यूमन्स का इसका यूज़ नहीं है और रूमिनेंट्स को यूज़ है। नो यूज, यूज। अब टेल बोन जिसको साइंटिफिक लैंग्वेज में कॉकिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉकिक्स। इसका यूज किसे है? मंकीज को है। और किसे इसका नो यूज किसे है? ह्यूमंस को। सॉरी, ह्यूमंस को इसका यूज नहीं है। और किसको यूज है? मंकीज को। विजडम टूथ जिसका किसी को यूज नहीं होता है, मोस्टली उन एनिमल्स को होता है जिन्हें अपना रॉ फूड चबाना होता है। विजडम टूथ। नो यूज किसे है? ह्यूमंस को। और यूज किसे है? एनिमल्स को। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स के। अगर आपको लिखना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम चलते हैं हमारे अगले एविडेंस पे, जो है पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस। पैलियोंटोलॉजिक एविडेंस, ये कौन सा एविडेंस होता है? अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है कि एक्सप्लेन करते टाइम बहुत सारे टीचर्स वगैरह या फिर बुक्स में भी लिखा रहता है कि ये ऑर्गेनिज्म इतने मिलियन साल पहले हुआ था, ये ऑर्गेनिज्म का खोज इतने मिलियन साल पहले रहा होगा, या फिर इस ऑर्गेनिज्म का जो इवोल्यूशन है ये इतने मिलियन साल पहले हुआ होगा। ये सारी चीज़ें हमें कैसे पता चलती हैं? और अगर पता चलती भी हैं तो इसके पीछे का रीज़न कैसे पता चलती है, मतलब कहाँ से पता चलती है? एक्चुअल एविडेंस क्या है जिससे हमें पता चलता है कि कोई भी एनिमल इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में प्रेजेंट था हमारे अर्थ पे? तो ये पता चलता है फॉसिल्स के थ्रू।
अब फॉसिल्स क्या होते हैं, डीप अंडर द ग्राउंड ये स्टोर्ड होते हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो वॉल्केनो, अर्थक्वेक, फ्लड वगैरह वगैरह बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर की वजह से मर जाते हैं या फिर ज़मीन के अंदर जाके दफन हो जाते हैं। तो ये जो जितने भी ये एनिमल्स हैं इनके जो फॉसिल्स होते हैं ये स्टोर्ड हो जाते हैं, अंडरग्राउंड स्टोर हो जाते हैं। तो अब जिस हिसाब से जिस लेवल पे ये स्टोर्ड होते हैं और जैसा स्टोर होने के बाद जो हमें स्ट्रक्चर मिलता है, अब आर्कियोलॉजिस्ट जो वहाँ पे अपना रिसर्च करते रहते हैं और अलग अलग फॉसिल फ्यूल ढूंढते रहते हैं, वो रिसर्च करते टाइम बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होते हैं। वो धीरे धीरे डीप अंडर द ग्राउंड जाते जाते हैं और उन्हें कोई ना कोई फॉसिल मिलता है। क्यों? क्योंकि एनिमल जो है ऑल अराउंड द अर्थ किसी न किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से डिके हुए ही थे, और डिके होने के बाद उनके जो बोन्स वगैरह थे, उनके स्ट्रक्चर थे, कोई ना कोई चीज़ें बच जाती हैं। अब इसके पीछे भी एक मेथड है, कार्बन डेटिंग मेथड, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। पहले देख लेते कि फॉसिल्स में फॉसिल्स कौन कौन से लेवल पे कौन कौन से फॉसिल्स प्रेजेंट होते हैं। अब एव्स, बर्ड्स जो होते हैं, बर्ड्स या फिर इनके कैटेगरी में आने वाले मैमल्स जो होते हैं वो कौन से एरा में पाए जाते हैं, सीनोजोइक एरा में पहले लेवल पे। सेकेंड लेवल पे रेप्टाइल्स, क्यों? क्योंकि ये बरो करके अंदर रहते हैं। अब रेप्टाइल्स में स्नेक भी है, डायनासोर्स भी है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये टाइम पीरियड को एक दूसरे से कोरिलेट किया गया है। स्नेक्स आज के टाइम पे बरो करके जितना डीप जाते हैं, उस टाइम पे डायनासोर्स मरने के बाद उतना डीप अंडरग्राउंड जाते थे। क्यों? अब हमारा ये जो होता है कि अर्थ पे भी ये सॉइल इरोजन आपने पढ़ा होगा कि डायनासोर्स जब एक्सटिंक्ट हुए रहेंगे तो इनके जो फॉसिल्स है ये ज़मीन पे ही रहे होंगे। अब सॉइल इरोजन और थोड़ा सा अंदर चले गए होंगे ज़मीन के, अब थोड़ा वो अंदर चले गए और सॉइल इरोजन उनके ऊपर आ गया, तो सॉइल इरोजन की वजह से ये अंडरग्राउंड हो गए, ज़्यादा अंदर चले गए, और उसी लेवल पे स्नेक्स भी डेके होते हैं। अब तीसरा है रेप्टाइल्स, एम्फीबिया, पाइसेस, ये सारे जितने भी हैं ये इसमें आते हैं। फ्रॉग, क्रोकोडाइल फिश, स्नेल, स्टारफिश, इनका कौन सा एरा है, पैलियोजोइक एरा। और ये क्या होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स होते हैं जो ऊपर वाले लेवल पे ही रहते हैं, या फिर ग्राउंड लेवल पे या तो फिर सी लेवल पे। सी लेवल यानी सी का जो सरफेस होता है वहाँ पे, एग्जैक्ट सरफेस नहीं, कोस्ट वाले सरफेस। और ये बीच वाला पाया जाता है मेसोजोइक एरा में। तो 3 एराज हैं, 3 एराज में अलग अलग जो एनिमल्स हैं वो हम ढूंढ सकते हैं। अब एरा डिवाइड किया गया है टाइम पीरियड के ऊपर, और ये लेवल डिवाइड किया है इनके डीके होने के जो प्रोसेस है उनके ऊपर। तो अब हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं कार्बन डेटिंग मेथड के बारे में। अब हमें ये तो पता चल गया कि पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस में हमें जो फॉसिल्स मिलते हैं वो किस लेवल पे मिलते हैं और किस एरा के मिलते हैं और कौन से लेवल पे किस एरा के मिलते हैं, ये सारी बातें हमें पता चल गई। लेकिन अब हम पता करते हैं कि किस तरह से हमें पता चलता है कि वो कौन से टाइम पीरियड को बिलोंग करते हैं। तो इसके लिए भी एक मेथड है, साइंटिफिक मेथड है, कार्बन डेटिंग का मेथड। तो इसे हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो कार्बन डेटिंग मेथड में होता क्या है कि जब भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड होता है, वो जब मर जाता है तो उसका जो डिकेइंग प्रोसेस है वो चालू हो जाता है। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ये डेड हो गया, फिर क्या चालू हुआ, डीके प्रोसेस, डिकेइंग प्रोसेस। अब डिकेइंग प्रोसेस में क्या एक्टिव रहता है, हमारा C14 कंटिन्यूसली वर्क करता रहता है, C14। अब C14 के थ्रू हम कैसे पता चलते हैं, ये जो C14 है ये फ्लक्चुएट करता रहता है C14 से C12 के बीच में। क्यों? क्योंकि जो C12 है वो हमारा नॉन रेडियो एक्टिव है। C12 क्या है, नॉन रेडियो एक्टिव। ये सारे जो हैं आइसोटोप्स हैं कार्बन के। फिर C14 और C12 के बीच में फ्लक्चुएशन होता है। क्या होता है, इनका जो रेशियो है वो फ्लक्चुएट होता रहता है C12 से C14 में। तो इस रेशियो के थ्रू हम बता सकते हैं कि किस तरह से कौन से टाइम पीरियड को वो बिलोंग करते हैं। क्यों? क्योंकि रेडियो एक्टिविटी उसी तरह से इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। तो इसके थ्रू हमें पता चल जाता है, कार्बन डेटिंग के थ्रू हमें पता चल जाता है कि कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म किस पीरियड को बिलोंग करता है। अब हम पढ़ते हैं कनेक्टिंग लिंक्स के बारे में। अब कनेक्टिंग लिंक्स क्या होता है, कोई दो ऑर्गेनिज्म जब एक दूसरे से मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स सिमिलैरिटी शो करते हैं, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स शो करते हैं, तो वो क्या होता है, कनेक्टिंग लिंक होते हैं एक दूसरे के स्पीशीज के बीच में, एक दूसरे के ऑर्गेनिजम्स के बीच में। अब किस तरह से शो करते हैं, अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। कौन सा एग्जाम्पल, पेरिपेटस का।
पेरिपेटस का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। अब पेरिपेटस में क्या होता है, इसका सेगमेंटेड बॉडी होता है। स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम लोग, सेगमेंटेड बॉडी होता है, सेगमेंटेड बॉडी, थिन क्यूटिकल, पैरापोडिया लाइक ऑर्गन्स, मतलब एनालिडा के जो एनालिडा का जो एनिमल क्लासिफिकेशन में एनालिडा का जो पार्ट है उसमें पैरापोडिया के ऑर्गन्स होते हैं। बट सिमिलरली ये जो पेरिपेटस है ये क्या शो करता है, आर्थ्रोपोडा के कैरेक्टर्स भी शो करता है। किसके कैरेक्टर्स शो करता है, ये क्या है, ये एनालिडा है। एनिमल क्लासिफिकेशन में इन सारे क्लासेस के बारे में आप पढ़ेंगे। ये एनालिडा है, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स किसके शो करता है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है आर्थ्रोपोडास के। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो शो करते हैं कि कनेक्टिंग लिंक्स जो है, आप जैसे डक बिल्ड प्लेटिपस, डक बिल्ड प्लेटिपस, अभी जो डक बिल्ड प्लेटिपस है ये एग्स ले करता है, लेकिन फिर भी ये मेमोरी ग्लैंड है इसके पास, फिर भी ये एग ले करता है। अब लंग फिश देख लो, लंग फिश के पास वो लंग से अपना ऑक्सीजन का रेस्पिरेशन वगैरह सब करता है, जबकि वो एक क्या है, फिश है। लंग फिश भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो एक दूसरे के ऑर्गेनिजम्स के बीच में कनेक्शन शो करते हैं। तो ये इन शॉर्ट हमारा जो कनेक्टिंग लिंक्स है ये है कि कोई भी दो ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स शो करते हैं, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं, तो वो एक दूसरे के बीच में क्या है, कनेक्टिंग लिंक है। तो ये क्या शो करता है कि जो कुछ एनिमल्स हैं ये इस पर्टिकुलर क्लास से इवॉल्व हुए रहेंगे, जैसे एनालिडा आर्थ्रोपोडा से, एम्फीबियन रेप्टाइल से, ऐसे बहुत सारे क्लास हैं जो प्रूफ होते हैं कि कनेक्टिंग लिंक्स के थ्रू वो इस क्लास से दूसरे क्लास तक इवॉल्व हुए रहेंगे। तो अब जानते हैं हम एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंस के बारे में। एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंस क्या होता है, इनिशियल स्टेजेस में जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनकी जो सिमिलैरिटीज़ होती है वो बहुत ही ज़्यादा सेम होती है, मतलब कि उनके जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, उनके जो स्ट्रक्चर होते हैं, उनकी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती है, वेरियस फिजिकल चीज़ें जो होती हैं वो एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होती है, लेकिन बिल्कुल एट द मोस्ट सिमिलर होती है। मतलब बिल्कुल ही जैसा लगता है कि एक जैसे हैं वो, बाकी के सारे एक जैसे हैं, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख सकता है। मतलब इनिशियल स्टेजेस में वो सारे एक जैसे दिखते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनका डेवलपमेंट होते जाता है वैसे वैसे उनका जो ये कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर है वो घटता जाता है। लेकिन जो इनिशियल स्टेजेस में जो सिमिलैरिटीज़ हैं ये हमें एक आइडिया देती है कि जो इनका ओरिजिन रहा होगा वो सेम रहा होगा। तो एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंस में जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनमें से मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट्स ये कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं कि इनिशियल स्टेजेस में उनका जो एम्ब्रायो होता है, एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट होता है, यानी जब वो सेल से डेवलप होके ह्यूमंस या फिर कोई अलग एनिमल्स बनते हैं तो वो सिमिलैरिटीज़ शो करते हैं। तो इन शॉर्ट एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंस मतलब ये है कि एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंटल स्टेज में जो इनिशियल सिमिलैरिटीज़ शो करते हैं उसका ये मतलब हो सकता है कि उनका जो ओरिजिन है वो सेम रहा होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अभी चार्ल्स डार्विन कौन था, ये बहुत सारे इन्यूमरेबल स्पीशीज़ को कलेक्ट करता था, ऑर्गेनिजम्स को कलेक्ट करता था और उनको एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में रखता था। अब उस स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में इसके रखने का पर्पस ये था कि इसको जानना था कि वो किस इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर रहा है या किस इन्वायरमेंट में सर्वाइव नहीं कर रहा है। तो ये इसने बहुत सारे स्टडी की, बहुत सारे स्पीशीज़ को रखा, अलग अलग कंडीशन में रखा, अलग अलग इन्वायरमेंट में रखा, अलग अलग सराउंडिंग में रखा, अलग अलग चीज़ों पे इनको सर्वाइव करने दिया। मतलब इनके जो हैबिचुअल एक्शंस थे उनको अवॉइड करके इन्हें कुछ नया करने पर मजबूर किया। जैसे अगर कोई एनिमल का कोई स्पेसिफिक है, वो वेजिटेरियन तो उसको नॉन वेज दिया, वो नॉन वेजिटेरियन है तो उसको वेजिटेरियन दिया। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे चेंजेस करता रहता था। अब इसके बुक में तो यही सारी चीज़ें लिखी है, हमें तो पता नहीं है, लेकिन इसकी एक बुक थी, कौन सी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इसकी बुक का नाम क्या था, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। अब इस बुक के हिसाब से, इस बुक में जैसा भी उसने बताया है उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे सर्वाइव करते हैं। मतलब इस बुक के हिसाब से जो एनिमल्स हैं, मतलब हमारे अर्थ पे जितने भी एनिमल्स हैं
उन एनिमल्स में से सिर्फ वही एनिमल्स और स्पीसीज और ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं जो अपने सराउंडिंग के हिसाब से खुद को मॉडिफाई कर लेते हैं। अब जीतने के लिए जो खुद के अंदर मॉडिफिकेशन लाता है वही जीत पाता है, ऐसा इन शॉर्ट इस बुक में लिखा हुआ है। अब जैसे बहुत सारे एनिमल्स हैं, अब हम बात करें रेप्टाइल्स की, हम बात करें एम्फीबियंस की, हम बात करें मैमल्स की, तो ये सारे जो एनिमल्स हैं ये खुद के अंदर मॉडिफिकेशन वो लाते हैं। जो एनिमल मॉडिफिकेशन नहीं ला पाता वो एक्सटिंक्ट हो जाता है। जैसे डोडो बर्ड ना उड़ सकता है ना तैर सकता है, सिर्फ ज़मीन पे चल सकता है, ऊपर से वेजिटेरियन है, क्या करेगा वो? मतलब या फिर वो छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों पे जिंदा रहता था लेकिन धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो गया, क्यों? और वैसे भी उस किसी भी चीज़ के एक्सटिंक्शन के पीछे पूरी तरह से नेचर डिपेंडेंट नहीं रहता है, कुछ ह्यूमंस का भी हाथ होता है उसमें। डोडो ज़्यादा पसंद थे ह्यूमन को तो उसका शिकार करने लगे वगैरह वगैरह। तो इस ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के हिसाब से ये क्या है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इसका समरी में अगर हम बात करें, इसकी समरी बात करें तो एक छोटा सा स्टेटमेंट है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग से फिट होगा वही सर्वाइव कर पाएगा। मतलब कि जितने भी एनिमल्स हैं आज प्रेजेंट, उन्होंने अपने सराउंडिंग को अडेप्ट किया है, उन्होंने अपने सराउंडिंग को क्या किया, अडेप्ट किया, अपने इन्वायरमेंट में रहना सीखा है, अपने आसपास की चीज़ों को अपने यूज़ के लिए यूज़फुल बनाना सीखा है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस बुक के अंदर लिखी हुई हैं, बट फिलहाल हमें उन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। इन शॉर्ट हमें सिर्फ इसका डेफिनेशन चाहिए और इसका क्या मतलब है एक्चुअली में वो चाहिए। तो हमें क्या पता चला इससे, चार्ल्स डार्विन की एक थियरी थी, जिस थियरी के हिसाब से उसने बहुत सारे एनिमल्स को कलेक्ट किया। बहुत सारे एनिमल्स को कलेक्ट करने के बाद उसने उन सारे एनिमल्स पे अलग अलग तरह के रिसर्च किए, अलग अलग तरह के कंडीशन में रखा, अलग अलग तरह के इन्वायरमेंट में रखा, फिर वो एक कंक्लूजन पे आया कि सिर्फ वही ऑर्गेनिजम्स और स्पीसीज सर्वाइव कर सकते हैं जो अपने सराउंडिंग को अडेप्ट करेंगे और जीतने के लिए खुद के अंदर मॉडिफिकेशन लाएंगे। तो इन शॉर्ट यही है हमारा डार्विन्स थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो अब हम पढ़ते हैं लैमार्किज्म के बारे में। ये जो लैमार्किज्म है एक साइंटिस्ट के नाम के थ्रू बेस्ड है, जीन बैप्टाइस्ट लैमार्क। ये कौन थे? ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने रिसर्च किया था थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स पे, यानी कि लैमार्किज्म पे। तो उनके हिसाब से ये था कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक एक एनिमल पोजेस करता है वो करता है उसके हैबिचुअल एक्शन के थ्रू। इन शॉर्ट इनका कहना ये था कि अभी हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक है वो जो हमें इवोल्यूशन से कैरेक्टरिस्टिक मिले हैं वो इसलिए मिला है क्योंकि हमारे पहले के जो जनरेशन्स थे वो उस हैबिट पे डिपेंडेंट थे। अब हम लोग बात करें, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि विंग्स, बर्ड्स ऑफ ऑस्ट्रिच एंड एमू, इनके जो विंग्स हैं ये यूजलेस हो गए। क्यों? क्योंकि ये उनका यूज़ करते ही नहीं है, ये सिर्फ लेग्स का यूज़ करते ज़मीन पे रहते हैं और उनके वेट ज़्यादा हो गया है जिसकी वजह से, और उनका उसका कोई यूज़ नहीं है। अब स्वान और डक, इनको अपने लेग्स का यूज़ है, क्यों? क्योंकि ये स्विमिंग करने में इनको हेल्प करता है, क्यों? क्योंकि ये वाटर्स में ज़्यादा रहते हैं। अब स्नेक के जो लेग हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं क्योंकि उसके बरोइंग हैबिट की वजह से, ज़मीन के अंदर रहने की वजह से, रेंगने की वजह से उसके जो लेग्स हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ऐसे ही बहुत सारे एनिमल्स। अब जैसे सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जिराफ का। कैसे? जिराफ की जो नेक थी वो पहले लॉन्ग नहीं थी, बहुत शॉर्ट थी, लेकिन पेड़ों पे उनका सर्फिंग करने की वजह से, पेड़ों पे अपने फूड सर्फिंग करने की वजह से उनका जो नेक है वो धीरे धीरे एक्सटेंड होने लगा, जिसकी वजह से पास ऑन होने वाले जो जनरेशन थे उनके पास वो एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक आया, जिसके थ्रू उनकी जो गर्दन थी वो बोन लॉन्ग थी, मतलब पैदा होने से ही वो लंबी लंबी गर्दनें उनके पास थी। तो ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो पास ऑन होते हैं इसके हिसाब से, जीन बैप्टाइस्ट लैमार्क के हिसाब से। इनके हिसाब से बहुत सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होते हैं और इन्हीं कैरेक्टर्स की वजह से इवोल्यूशन जो है वो प्रोसेस होता है। लेकिन बाद में हमें पता चला कि ऐसा नहीं होता है। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स थे, कुछ और साइंटिस्ट ने भी इस पर रिसर्च किया, जिसके बाद उनको पता चला कि जो हमारे अंदर मॉडिफिकेशन आता है वो ज़रूरी नहीं है कि आने वाली जनरेशन में पास ऑन होई। अब ये ऐसा कंपलसरी नहीं है। अब हमने हेरिडिटी में पढ़ा था कि किस तरह से डोमिनेंट और रिसेसिवनेस का जो फैक्टर है वो वर्क करता है, सेम वैसा ही इसमें भी होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स पास ऑन करने के लिए भी अलग अलग तरह के जीन्स होते हैं। पहले वीडियो में मैंने ये सारी बातें बताई है, अगर आपको दिखना है तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो लैमार्क ने सही बताई थी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो गलत बताई थी। इसकी थियरी ने बहुत ज़्यादा सवाल उठाए थे कि क्यों इसकी थियरी गलत है और क्यों किसी और की सही है। तो इसमें बहुत सारे डिस्प्यूट हुए थे, लेकिन इन शॉर्ट हमें लास्ट में ये पता चली गया कि इवोल्यूशन जो है वो सिर्फ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक के बेस्ड पे नहीं है, एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस्ड पे भी है, अगर वो सिर्फ उन एनिमल्स में होगा जो यूनिसेक्सुअल है।
या फिर बायसेक्सुअल है। क्यों? क्योंकि उनके जो कैरेक्टर्स हैं वो डोमिनेंट ही रहेंगे, रिसेसिव का फैक्टर आएगा नहीं, सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक ही उसमें पोजेस करेगा, एक ही जीन होगा जिसके पास एक ही कैरेक्टरिस्टिक होगा, दूसरा जीन होगा ही नहीं। तो ये है इन शॉर्ट हमारा लेमार्किज्म। तो अब हम पढ़ते हैं स्पीशिएशन के बारे में। अब स्पीशिएशन क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज एंड ऑर्गेनिजम्स थ्रू इफेक्ट्स ऑफ इवोल्यूशन इज नोन एज स्पीशिएशन। मतलब कि कुछ अलग इफेक्ट, मतलब अब हेरिडिटी के बारे में हमने पढ़ा है। वेरिएशन क्या होता है? हेरिडिटी और वेरिएशन कॉम्प्लीमेंट्री थियरीज हैं। हेरिडिटी में क्या होता है? मदर या फादर के कैरेक्टरिस्टिक पास ऑन होता है। लेकिन वेरिएशन में क्या होता है कि एक अलग तरह का कैरेक्टरिस्टिक पास ऑन होता है। डीएनए के जो जीन्स हैं उनमें कुछ ऐसे फ्लक्चुएशन होंगे जिससे कि उनका जो कोऑर्डिनेशन, उनका जो सीक्वेंस है वो बदल जाएगा और एक नए तरह का स्पीशीज फॉर्म हो जाएगा। अब स्पीशीज क्या होते हैं? वो फर्टाइल इंडिविजुअल्स जो रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअल मेथड के थ्रू, वो होते हैं स्पीशीज। अब उन स्पीशीज़ में ऐसे तो बहुत सारे स्पीशीज़ होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू फर्टिलिटी करते हैं, लेकिन उन स्पीशीज़ में से जो दो स्पीशीज़, मतलब कोई दो स्पीशीज़, कोई एक स्पीशीज़ जिनके थ्रू एक नया स्पीशीज़ फॉर्म होगा जिसके पास जिसमें वेरिएशन, जिसके जीन्स में वेरिएशन होंगे, ये क्या हो जाएगा? एक न्यू स्पीशीज़ हो जाएगा। ये दोनों सिमिलर स्पीशीज़ है, ये कैसा हो जाएगा? डिफरेंट स्पीशीज़ हो जाएगा। तो यही होता है स्पीशिएशन। क्या होता है स्पीशिएशन? जब वेरिएशन आता है, वेरिएशन का फैक्टर जब एक इसमें आता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में आता है, मतलब प्रोड्यूस करते टाइम, मतलब सिर्फ वेरिएशन ही डिपेंड नहीं करता है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जैसे कि ज्योग्राफिकल फैक्टर होता है और रिप्रोडक्टिव फैक्टर होता है, सेक्सुअल फैक्टर होता है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिनके थ्रू हमारे जो स्पीशीज़ होते हैं उनसे स्पीशिएशन बनता है, स्पीशिएशन होता है। स्पीशिएशन कैसे होगा? क्यों? क्योंकि जो वेरिएशन होगा इसके थ्रू किसी एक सिमिलर स्पीशीज़ के थ्रू एक नया स्पीशीज़ फॉर्म होगा। तो स्पीशीज जो जब नया स्पीशीज़ फॉर्म होता है वही होता है हमारा स्पीशिएशन। तो इन शॉर्ट स्पीशिएशन में क्या होता है कि वेरिएशन के थ्रू एक सिमिलर स्पीशीज़ से दो अलग अलग या फिर एक अलग स्पीशीज़ फॉर्म होगा। तो जब नया स्पीशीज़ फॉर्म होता है तो यही होता है हमारा स्पीशिएशन। तो अब हम पढ़ते हैं इवोल्यूशन के बारे में। अब इवोल्यूशन का जो ओरिजिन था वो स्टार्ट हुआ था एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से। वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जब इवोल्यूशन के हिसाब से कन्वर्ट होने लगा तो हमें अलग अलग तरह के बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स मिले। तो जो अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स मिले उनमें जो सबसे पहले थे वो डायनासोर्स वगैरह थे और भी बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स थे। लेकिन जो एक ऑर्गेनिज्म था जिससे ह्यूमन्स इवॉल्व हुए उसका नाम था क्या? लेमर्स। क्या नाम था उसका? लेमर्स। ठीक है। अब इस लेमर्स से कुछ टाइम के बाद इस लेमर्स से क्या इवॉल्व हुए? मंकी। जब इन लेमर्स ने अपने टेल का यूज़ करना ज़्यादा कर दिया और अपने हाथ और पैरों का यूज़ करना कम कर दिया तो उससे क्या इवॉल्व हुए? मंकीज़। अब इन मंकीज से, ये जो मंकीज थे ये अबाउट 4 करोड़ ईयर्स अगो जब स्टार्ट हुआ था, जब इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था तो 4 करोड़ ईयर्स अगो इनका जो स्टार्ट हुआ था उसमें इवोल्यूशन की वजह से इन मंकीज का जो हाथ और पैर था वो धीरे धीरे इवॉल्व होने लगा। कैसे इवॉल्व होने लगा? जब डिफॉरेस्टेशन होने लगा, नेचुरल कैलामिटीज़ आने लगे जैसे अर्थक्वेक, फ्लड वगैरह वगैरह। तो इन नेचुरल कैलामिटीज़ में इनके पास ट्रीज़ नहीं थे जिन पे ये क्लाइम कर सके। इनका जो हैबिचुअल एक्शंस थे वो इन्हें प्रोहिबिट करना पड़ रहा था नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से। मतलब इनका जो नेचुरल हैबिटेट था उसे ये अकम्प्लिश नहीं कर पा रहे थे। जैसे इनका पेड़ पे क्लाइम करना, पेड़ पे से इनका फूड खाना वगैरह वगैरह ये नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से इन्हें हाथ का और पैरों का यूज़ करना ज़्यादा करना पड़ा। अब धीरे धीरे जैसे जैसे इन्होंने हाथों और अलग अलग बॉडी पार्ट्स का यूज़ करना स्टार्ट किया तो इनसे क्या इवॉल्व हुआ? एप। क्या इवॉल्व हुआ? एप। अब एप और मंकीज़ में ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, खाली साइज़ का डिफरेंस है और इनका जो पोस्चर था, बॉडी का जो पोस्चर था वो कर्व होने के बजाय मंकीज़ का कैसा था? हल्का कर्व था, लेकिन एप्स का जो था वो थोड़ा स्ट्रेट था। अब एप्स का जो स्ट्रेट पोस्चर था सिर्फ उतना ही नहीं, अबाउट 4 करोड़ ईयर्स अगो ये जो एप्स हैं इन्होंने नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में आना स्टार्ट किया। अब जब 4 करोड़ ईयर्स अगो ये नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में आने लगे तो इनका जो हाथ था और पैर था इसका जो यूज़ है ये ज़्यादा होने लगा।
मतलब डिफॉरेस्टेशन का तो एक था ही रीज़न, लेकिन इनके बॉडी वेट का भी एक रीज़न था, यानी कि ये छोटी मोटी टहनियों पे नहीं रह पाते थे, छोटे मोटे ब्रांचेस पे ट्रीज़ के इनका जो वेट था वो नहीं रह पाता था। तो ये एप्स जब साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट एशिया में आए तो उससे क्या क्या हमें मिला, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में गिब्बन एंड ओरेंगुटैन, गिब्बन एंड ओरेंगुटैन। फिर हमें ये दोनों मिले। तो धीरे धीरे ये चेन बढ़ता गया और अलग अलग तरह के जो भी हमारे पास जितने भी आज प्रेजेंट ऑर्गेनिजम्स हैं वो धीरे धीरे इवॉल्व होने लगे। अब 2.5 करोड़ से 4 करोड़ ईयर्स होगा, हमें क्या मिला, गिब्बन एंड ओरेंगुटैन। कहाँ मिला, नॉर्थ ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में। अब 2.5 करोड़ ईयर्स हो, ये जो गिब्बन एंड ओरेंगुटैन है इनसे हमें क्या मिला, चिंपैंजी और बहुत सारे अलग अलग तरह के चिंपैंजी के रिलेटेड जितने भी रिलेटिव्स हैं वो सब। तो धीरे धीरे ये इवोल्यूशन बढ़ता गया और हमें इस चेन में एट लास्ट क्या मिला, ह्यूमन। अब ह्यूमन कैसे मिला, क्योंकि ये जो लास्ट में इनका जो लास्ट स्टेज था वो एग्रीकल्चर फॉलो करते थे, कुछ और फॉलो करते थे। धीरे धीरे पेंटिंग, राइटिंग वगैरह 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 सब इवॉल्व होने लगा। इनका जो हैबिचुअल एक्शंस थे वो इवॉल्व होने लगे ह्यूमंस की तरह। तो धीरे धीरे हमें क्या मिला, ह्यूमन ओरिजिन मिला। तो इन शॉर्ट यही है आपका इवोल्यूशन, जिसमें हम सीखते हैं कि कैसे एक छोटे से ऑर्गेनिज्म से कोई बहुत बड़ी चीज़ भी हो सकती है। तो अब जो इवोल्यूशन है उसके अंदर जितने भी होमोजिनस एप्स हैं, होमोजिनस यानी कि ह्यूमन से ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड, मतलब वो एप्स जो ह्यूमन से सबसे ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड हैं उनके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो अब उन एप्स में से जो सबसे ज़्यादा क्लोज है वो कौन सा है, रामापेथिकस। कौन सा है, रामापेथिकस। ये कहाँ पाया जाता है, ईस्ट अफ्रीका में। कहाँ, ईस्ट अफ्रीका में, ईस्ट अफ्रीका में। अब ये जो रामापेथिकस है ये होमोजिनस कब पाया गया था, अबाउट 4 करोड़ ईयर्स अगो। ये जितने भी हमारे पास ये आंकड़े होते हैं ये एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होते हैं। अब साइंटिस्ट थोड़ी 4 करोड़ ईयर्स पहले जाके देखे होंगे कि ये ऐसा है वैसा है, लेकिन जो हमने कार्बन डेटिंग का मेथड पढ़ा है उसमें हमें ये बातें पता चलती है कि किस तरह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का सोर्स ऑफ बर्थ पता कर सकते हैं। तो अब रामापेथिकस जो था वो मोस्टली होमोजीनस था, ठीक है। तो इस एप का जो ह्यूमन से रिलेटेड था वो था ये स्किल्ड ह्यूमन थे। मतलब कि ये जो रामापेथिकस है इसकी जो एबिलिटी थी जो ह्यूमन से मिलती थी वो क्या थी, स्किल्स। क्या थी, स्किल्स। ये रामापेथिकस की जो स्किल्स थी वो ह्यूमन से मैच करती थी। ये क्या थे, स्किल्ड एप्स थे या फिर यूं कहे ह्यूमंस थे। और ये कब हमें मिले, 20 लाख ईयर्स अगो। 20 लाख ईयर्स अगो। और स्किल्ड ह्यूमंस के बाद जो इरेक्ट पोस्चर में वॉकिंग करने वाले ह्यूमंस थे वो कब मिले हमें, 15 लाख ईयर्स अगो। 15 लाख ईयर्स अगो हमें क्या मिला, ह्यूमंस वॉकिंग विथ इरेक्ट पोस्चर। ह्यूमंस वॉकिंग विथ इरेक्ट पोस्चर। तो धीरे धीरे ये इवॉल्व होते गया। उसके बाद हमें क्या मिला, क्रो-मैग्नन मैन या फिर निएंडरथल मैन। ये जो निएंडरथल मैन था ये ऑलमोस्ट ह्यूमंस की तरह बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट था। मतलब कि पहला ऐसा एप था जिसकी जो इंटेलिजेंस स्किल्स थी वो किससे मैच करती थी, ह्यूमन से मैच करती थी। अभी जो निएंडरथल मैन था इसकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी थी जो हमें ऐसा लगता था कि ये ऑलमोस्ट ह्यूमन है, बट उसका जो फिजिकल अपीयरेंस था वो एग्जैक्टली ह्यूमन जैसा नहीं था। यानी बॉडी हेयर्स और फेस स्ट्रक्चर, नॉस्ट्रिल वगैरह ये एग्जैक्टली ह्यूमन जैसे नहीं थे, लेकिन इसके जो इंटेलिजेंस था वो ऑलमोस्ट ह्यूमन जैसा था। तो निएंडरथल मैन से जब ये थोड़ा और इवॉल्व हुए तो इन्होंने क्या किया, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, फार्मिंग प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। क्यों, ड्यू टू ड्राई इन्वायरमेंट। मतलब जो इन्वायरमेंट था वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था।
तो इनके पास इतना नॉलेज तो नहीं था कि हमें इन्वायरमेंट सेव करने के लिए एग्रीकल्चर वगैरह पेड़ वगैरह लगाना चाहिए, ये सब नहीं था। लेकिन इन्हें खाने के लिए जो खाना था वो कम पड़ रहा था। तो इन्होंने सोचा, ये इतने इंटेलिजेंट थे कि इन्हें पता चल गया था कि किस तरह से जो ट्रीज़ हैं उनमें फ्रूट्स आते हैं। तो इन्होंने ट्रीज़ के सीड्स जो हैं वो लगाना स्टार्ट कर दिया और अलग अलग तरह के फार्मिंग स्टार्ट कर दिया। एक्चुअली में क्रॉप वगैरह नहीं लगाते थे, लेकिन अलग अलग तरह के जितने भी फार्मिंग ये कर सकते थे वो करते थे जीने के लिए। तो धीरे धीरे ये और इवॉल्व होते गया। फिर अबाउट 5000 ईयर्स अगो राइटिंग का जो था, राइटिंग वो स्टार्ट हुआ था। मतलब लिखना जो है वो 5000 ईयर्स अगो, 50,000 या 5000 ईयर्स अगो स्टार्ट हुआ, 50,000 अप्रॉक्सीमेटली। क्योंकि 5000 तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि उसके पहले के बहुत सारे ऐसे सोर्सेस हैं जो कहते हैं कि और पहले स्टार्ट हुआ था। साइंटिफिकली देखेंगे और हिस्टोरिकली देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी डेट्स हैं जो एक दूसरे से टकराएंगी, जो अलग अलग होंगी वगैरह वगैरह। लेकिन हम एक अप्रॉक्सीमेट अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 50,000 ईयर्स अगो हुआ था स्टार्ट राइटिंग। तो जब ही राइटिंग स्टार्ट हुआ था वहीं से हमारा जो हिस्ट्री है वो स्टार्ट हो गया था। बट हमारा जो पेंटिंग वाला है, पेंटिंग जो स्टार्ट हुआ था वो इससे बहुत ही ज़्यादा पहले स्टार्ट हुआ था। क्योंकि अभी भी आर्कियोलॉजिस्ट को जो स्ट्रक्चर्स वगैरह मिलते हैं या फिर जो केव पेंटिंग्स वगैरह मिलती है या फिर वो पेंटिंग्स जो अंडरग्राउंड मिलती है, वो सारी पेंटिंग्स बहुत ही ज़्यादा डेट बैक की हैं, बहुत ही ज़्यादा एंशिएंट टाइम की हैं। तो इवोल्यूशन, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में आपने इन शॉर्ट ये जाना कि किस तरह से हेरिडिटी काम करता है, किस तरह से इवोल्यूशन की प्रोसेस में क्या केमिकली उसमें जो प्रोसीजर है वो है हेरिडिटी, और जो इवोल्यूशन है वो क्या है, फिजिकल अपीयरेंस वगैरह, फिजिकल एक्टिविटीज़ वगैरह। तो इन शॉर्ट हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन जो चैप्टर है वो बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा डिफ़िकल्ट है नहीं। आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि आप जो टॉपिक्स पढ़ रहे हैं उसको आप ना भूलें। अगर आप भूल जाएंगे तो आपको इसे बाद में दिक्कत होगी। इस चैप्टर में जितना भी मैंने कुछ समझाया, अगर आप इसे ठीक से समझ जाएंगे तो अच्छा है। अगर आप नहीं समझे तो वीडियो में वापस पीछे जाइए और समझ लीजिए। पहले और दूसरे वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और अगर इस वीडियो को आपने अच्छे से देख लिया तो आपको क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियोस में जो मैंने नोट्स दिए हैं उसे अगर रिलेट करेंगे और उसमें थोड़ा सा ग्रामर डालेंगे तो आपका जो आंसर है वो ऑलरेडी आपको मिल जाएगा। आपको क्या करना है, खाली उसे ढूंढना है और लिखना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।